नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं बिग बॉस OTT 2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की खबर से, जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। नोएडा पुलिस उन्हें अपने शिकंजे में लेने की तैयारी में है। दरअसल छापेमारी में 4 सपेरों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 9 सांपों और उनका जहर बरामद किया गया। आरोप ये लग रहे हैं कि एल्विश यादव रेव पार्टीज के लिए सांपों के जहर का इंतजाम करते थे और सांपों का इस्तेमाल वीडियो शूट करने के लिए किया करते थे। क्या है पूरा मामला, मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विदेशी लड़कियां और सांपों के साथ एल्विश यादव के कई वीडियो यूट्यूब पर हैं। अब नोएडा पुलिस ने 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एल्विश के तार इनसे जुड़े हैं और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसमें एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को कबिस निकाल करके उसे रेव पार्टी यूज करते हैं। इस वक्त फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल एल्विश के ऐसे वीडियो देखकर मेनका गांधी के NGO PFA की टीम ने नाम पहचान छिपाकर एल्विश यादव को फोन किया और सांप और उनका जहर मुहैया कराने के लिए कहा। आरोप है कि एल्विश ने राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया। राहुल ने PFA की टीम को नोएडा के सेक्टर 51 के इसी बैंकेट हॉल में बुलाया। यहाँ सपेरे जयकरण, टीटूनाथ, नारायण, रविनाथ और राहुल मिले। उनके पास से 9 सांप, जिनमें 5 कोबरा और सांप का 20 ml जहर था। फिर नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंच गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया। ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। आरोप है कि एल्विश यादव सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो बनाने में और उनके जहर की सप्लाई रेव पार्टियों के लिए करते थे। नोएडा के DFO ने स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया है और जांच के लिए 2 मेंबर की कमेटी बना दी है। जिस तरह से पुलिस विभाग में है प्रक्रिया, उसी तरह से हमारे यहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है किसी भी मामले की, तो जिसको एक S2 केस कहते हैं। जैसे FIR की जगह S2 केस कहा जाता है, तो हमने S2 केस दर्ज किया है। एक फॉर्म है, उसमें हमने 5 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। जो सपेरे पकड़े गए हैं वो सभी दिल्ली के मोलरबंद गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि ये पहले सपेरे थे, लेकिन अब शादियों में ढोल बजाते हैं। उन्हें पता नहीं कि इनके पास सांप कहां से आए और एल्विश यादव को वो नहीं जानते हैं। सर, पर सांपों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारी इतनी उम्र आ गई, राजनीति वाली खेल है, बस हम ज्यादा शब्द बोलना नहीं चाहते। हमारा एक आदमी बेहोश हो गया। तो करते क्या, ये क्या करते हैं? ये ढोल बजाते हैं। और ये लड़का जो राहुल है वो गाड़ी चलाता है, उसमें क्या कॉलेज में गाड़ी लगा रखी है, खामखा फंसाया गया, धोखे से फंसाया गया। मतलब सांप पता नहीं कहाँ से आई है, हमें नहीं पता सर कहाँ से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। एक प्रोग्राम बताया था कि किसी बच्चे का बर्थडे है, बीन पार्टी चाहिए, तो उन्होंने बुलाया था और इनको यहाँ का टाइम दिया था। किसी पिलर के पॉइंट पर इनको वहाँ बुलाया था, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस भी देखी है। अब ये सांप और जहर कहाँ से आ गया सर, हमें पता ही नहीं। पुलिस अब एल्विश यादव की भूमिका की जांच कर रही है। PFA की टीम ने पूरे ऑपरेशन का स्टिंग भी किया है। नोएडा से अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव हैं कौन और इतने कम वक्त में सोशल मीडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर किस तरह से बन गए, रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। YouTube पर 15 मिलियन, Instagram पर 14 मिलियन से ज्यादा और X यानी ट्विटर पर 7 लाख फॉलोअर्स के बड़े डिजिटल साम्राज्य के मालिक 23 साल के एल्विश यादव हैं।
इनके छोटे से वीडियो को देखने करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जिसके बदले इनको दुनिया भर की शोहरत और करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। शुरुआत इन्होंने कॉमेडी वीडियो से की थी, लेकिन बाद में अपनी महंगी लाइफस्टाइल का भी प्रदर्शन करने लगे। इंस्टाग्राम में इनके खुद के कई वीडियो महंगी कार, आलीशान घर और सांपों के साथ हैं। अब इन्हीं वीडियो के चलते वो मुश्किलों में घिरे हैं। ये जो बैंकेट हॉल है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 तारीख को इसी में जो 5 लोग हैं वो पकड़े गए थे। वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम यहीं पर सादी वर्दी में मौजूद थे और उसके बाद में पकड़ा गया है। एल्विश यादव के गुरुग्राम के पुश्तैनी मकान पर सन्नाटा है और एल्विश यादव फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर सफाई दी है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। एल्विश यादव का डिजिटल दुनिया में खासा रसूख है, जिसके चलते इनकी सियासी पहुंच भी किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा बिग बी के OTT विजेता एल्विश यादव के मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नोएडा से राकेश सिंह और मुकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक कल हुई रेड में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए भेजे गए थे। असीम दास के मुताबिक वो दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए लेकर आया था। ये रकम महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने भेजी थी और चुनाव में कांग्रेस के खर्च के लिए भेजी गई थी। पूछताछ में असीम दास ने ये भी बताया है कि अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर भूपेश बघेल को दिए जा चुके हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सिपाही भीम यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। भीम यादव पिछले 3 सालों में कई बार दुबई जा चुका है। भीम यादव के जरिए ही नेताओं और पुलिस अधिकारियों तक रिश्वत का पैसा पहुंचता था। ईडी ने बेनामी अकाउंट में 15 करोड़ 59 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। ईडी के मुताबिक असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसा देने की बात है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। कल ही सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है आपकी सरकार। सट्टेबाजी ऐप मामले में अभी तक सिर्फ 2 प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के नाम सामने आए थे, लेकिन NDTV की खास पड़ताल में पता चला है कि पर्दे के पीछे इस काले कारोबार के और भी सूत्रधार हैं। कौन है ये, कहां हैं? आइए सुनील सिंह की इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक बार फिर करोड़ों का कैश बरामद किया है, लेकिन 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का महादेव ऑनलाइन बेटिंग स्कैम के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल दोनों अब भी ईडी की पहुंच से बाहर हैं। वैसे सट्टा किंग बनने से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उपल का ये खेल अकेले आगे नहीं बढ़ा। कई और चेहरे रहे जिन्होंने पर्दे के पीछे से मदद की। इनमें सबसे बड़ा नाम है विकास छापरिया का। विकास कभी कोलकाता का एक छोटा शेयर ब्रोकर था, लेकिन आज दक्षिण प्रशांत महासागर के वानुआतु द्वीप समूह नाम के देश की नागरिकता ले चुका है। पता चला है कि विकास सौरभ और उपल की काली कमाई को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का काम करता है। साथ ही यूएई में सौरभ चंद्राकर की आलीशान वेडिंग पार्टी के लिए हवाला के जरिए कैश भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की थी। ईडी ने हाल ही में विकास की 236 करोड़ की शेयर होल्डिंग फ्रीज की है। ईडी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को पुलिस और सरकार से सुरक्षा दिलाने की जिम्मेदारी थी। एएसआई वर्मा पुलिस, सरकारी अधिकारियों और सौरभ चंद्राकर के बीच अहम कड़ी थे। वर्मा पर संबंधित अफसरों और नेताओं तक रिश्वत पहुंचाने का भी जिम्मा था। ईडी का दावा है कि एएसआई वर्मा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के निवासी अनिल दमानी और सुनील दमानी दोनों सगे भाई हैं। दोनों हवाला कारोबारी हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से की गई काली कमाई को दुबई से भारत में हवाला चैनल के जरिए रूट करने का काम इन्हीं का है। दोनों को ईडी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर चुकी है।
रायपुर में रहने वाले सतीश चंद्राकर पर ऐप का डेली ऑपरेशन देखने का जिम्मा था। सतीश ने अपने खुद के 5 पैनल भी ले रखे थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों तक घूस की रकम पहुंचाने की जिम्मेदारी भी थी। मध्य प्रदेश में भोपाल के रहने वाले विशाल और धीरज आहूजा भाइयों का प्रमुख काम महादेव ऐप के प्रमोटरों के परिवार और कारोबार से जुड़े लोगों के ट्रेवलिंग टिकट ऑपरेशन देखना, जिसमें सौरभ चंद्राकर के फेयर प्ले और रेडी अन्ना जैसी बेटिंग वेबसाइट को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज, यूएई में आयोजित पार्टी में शामिल होने वालों का ट्रेवल अरेंजमेंट भी है। दोनों फेयर प्ले और रेडी अन्ना के 9 पैनल भी चलाते हैं। इसके लिए जरूरी कई फर्जी बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। दोनों के दुबई में छिपे होने का शक है। मध्य प्रदेश में भोपाल का ही रहने वाला पवन नथानी आहूजा भाइयों का खास एसोसिएट है और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के लिए फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाने का काम करता था। ईडी के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के साथ ही दोनों बेटिंग के और 60 के करीब ऐप लॉन्च कर चुके हैं और उनका पूरा कारोबार दुबई से संचालित होता है, जहां पर बड़ी संख्या में भिलाई के लड़कों को ले जाकर उन्हें ऐप संचालन का जिम्मा दिया गया है। हैरानी की बात है कि ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और भोपाल में तकरीबन 78 जगहों पर छापे मारकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और नकदी बरामद कर चुकी है। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और हवाला ऑपरेटर सहित 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का काला कारोबार अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन तब उन लोगों ने समय मांगा था। इस बीच ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी, लेकिन उसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए। राजनीति से जुड़े हाल के कई मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की हमारे सहयोगी सुनील प्रभु ने। आइए आपको सुनाते हैं इस बातचीत के कुछ अहम हिस्से। We are comfortable in 4 states. 5th state is Mizoram. There is a fight. And I think that there are different parties, different groups. So that is worried for our. But rest of the 4 state, I'm hoping good results. And everybody, even if you ask, everybody is also happy and they will tell, no, they are going to win the election. कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में धारण क्षमता को लेकर क्यों हो रहा है रिसर्च, दिखाएंगे आपको इस पर रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। सिर्फ इंसानों के लिए ही केयरिंग कैपेसिटी जरूरी नहीं, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी ये जरूरी है। दरअसल टाइगर और हाथियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में धारण क्षमता को लेकर रिसर्च किया जा रहा है। उत्तराखंड से ये रिपोर्ट देखिए। जगह कम और आबादी ज्यादा। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में बाघ और हाथी आ सकते हैं या नहीं, वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान ये जानने की कोशिश करेंगे। हाथियों और बाघों की धारण क्षमता निर्धारित करने के लिए या उसका आकलन करने के लिए हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ एक करार किया है और उनको इस शोध की जिम्मेदारी दी है। उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है और उसके बाद हम एक मोटे अनुमान पर आ पाएंगे कि इन क्षेत्रों की कितनी धारण क्षमता है और उसके अनुरूप आज जो आबादी है उसकी क्या स्थिति है। उत्तराखंड का मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1288.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2022 की गिनती के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या 560 है। कॉर्बेट में 260 बाघ हैं और हाथियों की संख्या 1250 से ज्यादा है। राजाजी पार्क का क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है, जहां 350 हाथी रहते हैं और बाघों की संख्या 54 है। लगातार बढ़ती संख्या के लिए दोनों नेशनल पार्क की क्षमता को लेकर भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो टेरिटरी सबसे छोटी हमने जो पाई है वो कॉर्बेट में पाई है। जैसे टाइगर की टेरिटरी होती है फीमेल की 40 स्क्वायर किलोमीटर, 20 से 40, और ये टेरिटरी छोटी होती जाती है अगर एरिया बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर ना 8-10 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी हो गई। अब इससे छोटी टेरिटरी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए अब हमें घर चाहिए होता, तो एक साइज़ का कमरा ही तो चाहिए आपको। तो मतलब वो मिनिमम लिमिट जो है वो टाइगर की कॉर्बेट में पहुँच गई, उसकी होम रेंज की। तो इसलिए वो बाहर जाएंगे। खाने की कमी नहीं है, लेकिन वो स्पेस नहीं है।
बढ़ती संख्या एक तरफ अच्छी खबर है तो वहीं चिंताजनक भी है। पिछले कुछ समय में बाघों और हाथियों के हमले इंसानों पर बढ़े हैं। लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है और दूसरी तरफ वन्य जीवों की भी मौत हुई है। अगर कोई बीमारी वन्य जीवों में आती है तो इसका बड़ा खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड से किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।